ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का प्रश्न ना छूटे। जय हिंद। साइंस एमसीक्यू पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। पर जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? वो कुछ ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नदी का जल का घनत्व है समुद्र के खारे पानी के जल के घनत्व से अधिक होता है, और जब जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो उस पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है। क्या होता है? उस पे अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज है ये ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? जहाज ऊपर उठ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो कितना टाइम लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड का टाइम लेता है। कितना लेता है? लगभग 499 सेकंड का टाइम लेता है। अगर इसको मिनट में चेंज करें तो ये होता है लगभग 8.3 मिनट। क्या होता है? लगभग 8.3 मिनट। ऑप्शन में देखा जाए तो 8.3 मिनट नहीं है, लेकिन इसके आसपास 8.5 मिनट है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.5 मिनट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका जो आवृत्ति है ये अपरिवर्तित रहता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में, कहाँ से? वायु से कांच में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो आवृत्ति है वही रहती है, उसकी आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका जो तरंग दैर्ध्य है और वेग है ये बदल जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या क्या बदल जाता है? तो उसका तरंग दैर्ध्य और वेग क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन जो उसकी आवृत्ति है वही रहती है। प्रकाश तंतु, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ये किसका बना होता है? ये बना होता है कांच का या प्लास्टिक से निर्मित एक अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नालिका होती है। ठीक है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रकाश ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो इसका कारण है धूलकण। क्या कारण है? धूलकण। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है ये विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है? विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, और जब ये वायुमंडल से होकर गुजरता है तो ये प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके रास्ते में हवा के अणु भी आते हैं, धूलकण भी आते हैं और अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण आते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो प्रकाश का रंग का निर्धारण है उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। क्या होता है? उसके तरंग दैर्ध्य से होता है, और जो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश से उसका तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? उसका तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होता है। और देखने वाली बात यह है कि जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और जो बैंगनी रंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि सिग्नलों में रेड लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि लाल रंग का
तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है ये नीला दिखाई देता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप इसे सही से एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो 100% आप इसे करके आओगे। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखता है? तो आकाश हमें काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का उपयोग कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई एग्जाम में रिपीट होता ही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसी कारण से क्या होता है, ये बहुत बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बना देता है। कहाँ बना देता है? एक छोटे से क्षेत्र में बना देता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है ये अधिक हो जाता है। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसीलिए जो इसका उपयोग है मोटर वाहनों तथा बस के चालक के बगल वाले शीशे में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होती है। मतलब दो समतल दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो अनंत प्रतिबिंब बनती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रत्येक प्रतिबिंब है ये परिवर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाती है। क्या होती है? एक नया प्रतिबिंब बनाती है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, अगर दो समतल दर्पण 0 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु द्वारा बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगी। आगे में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण पार्ट्स को देख लेते हैं कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह क्या होती है? उत्तल होती है। क्या होती है? उत्तल होती है। ये अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। अच्छे, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पानी का अपवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है। इसी कारण जल में डूबे हुए जो बुलबुले हैं इसकी जो लेंस की आकृति है वो बदल जाती है। मतलब जो उसकी लेंस की प्रकृति है वो बदल जाती है और ये कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, मतलब रेटिना पे बनता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि जो मनुष्य की आंख है फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है? फोटोग्राफिक कैमरे के भांति व्यवहार करता है। और जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और किरणोत्सर्ग से होते हुए पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लेंस पर पड़ती है और रेटिना मतलब कि दृष्टि पटल इस पे फोकस कर देता है और जहां पर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ये बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का
ताप होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य है, जिसके शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर इससे तापमान कम होता है या ज्यादा होता है तो मनुष्य बीमार पड़ जाता है। क्या होता है? मनुष्य बीमार पड़ जाता है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से आते हैं कि जो मनुष्य का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना केल्विन होता है, तो आपको ये बताना है कि 310 केल्विन होता है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो इसका जो आयतन है घटने लगता है। इसका आयतन क्या होता है? घटने लगता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ और पीतल आदि, ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि ये गलने पर क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। गलने पर जो इनका आयतन है ये सिकुड़ता है और इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में पलवन करने लगते हैं, मतलब कि तैरने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा के कारण जो वाष्पन होता है वो तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। इसीलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। ओस के कण क्या हो जाते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। क्या होगा? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर जो उसका क्वथनांक है बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूसरी ओर अपद्रव्यों में अगर नमक मिलाया जाए तो इसका जो गलनांक है कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिला दिया जाता है तो जो बर्फ की गलनांक है ये 0 डिग्री सेल्सियस से घट के चली जाती है -12 डिग्री सेल्सियस पे। तो कई कई प्रश्न ऐसे बनते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती हुई बर्फ में नमक और सोडा मिला देने से जो बर्फ का गलनांक है कहाँ तक चला जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से घट के -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पसीना है तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? तेजी से वाष्पीकृत होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है और जब हम पंखा चलाते हैं तो ये तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है। क्या होता है? तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है और हम आराम महसूस करते हैं। हम क्या करते हैं? आराम महसूस करते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो रक्त है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हमारा रक्तचाप है, मतलब कि ब्लड प्रेशर है, ये बाहरी दाब को संतुलित कर लेता है। क्या करता है? बाहरी दाब को संतुलित कर लेता है। परंतु यही हम अगर जल के अंदर जाते हैं तो हम बाहरी दाब का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो जल में बाहरी दाब है हमारे रक्तचाप से अधिक होता है। रक्तचाप से अधिक होता है, इसीलिए हम जल के अंदर बाहरी दाब को अनुभव करते हैं। तो ये था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।